हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से दो टर्म सीखे, एक के सिलेक्टेड और दूसरा आर सिलेक्टेड। के सिलेक्टेड वाले वो हैं जिनका बॉडी साइज बड़ा है, रिप्रोडक्शन रेट लो है। आर सिलेक्टेड वाले वो हैं जिनका बॉडी साइज छोटा है और रिप्रोडक्शन रेट हाई है। फिर बोलूँगा, के सिलेक्टेड में बॉडी साइज बड़ा है और रिप्रोडक्शन रेट लो है, जबकि आर सिलेक्टेड में बॉडी साइज छोटा है और रिप्रोडक्शन रेट हाई है। इस पॉइंट को एनसीईआरटी डायरेक्ट तो नहीं कहता, लेकिन इनडायरेक्टली उसने अपने एक पॉइंट में इसको लिया है और वो कहता है एनसीईआरटी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इस लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में एनसीईआरटी क्या समझाता है? एनसीईआरटी कहता है कि पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इवॉल्व होती है पॉपुलेशंस। अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने का मतलब कहता है, थोड़ा आपका इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी यूज करता है। डार्विनियन फिटनेस मतलब हाई आर वैल्यू। अगर ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल के चांस पुअर हैं तो क्या करेगा? बर्थ रेट बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाएगा। छोटे ऑर्गेनिजम्स में यही है, तो वो अपनी आर वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब अपना बर्थ रेट बढ़ाएंगे तभी आर वैल्यू बढ़ेगी इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। अब इसमें आगे क्या पॉइंट कहता है? अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रेशर्स। कैसे सिलेक्शन प्रेशर्स है? एनवायरमेंट के, मैंने कहा था रेजिस्टेंस होता है, कितना भोजन अवेलेबल है, कंपटीशन है, ये क्या है? सिलेक्शन प्रेशर्स है। ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। मतलब ये कंपैरिजन करना चाह रहा है कि दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी हैं। एक, हाई रेट से रिप्रोड्यूस करो, बेशक से ज्यादा संख्या में मेंबर्स मर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिप्रोड्यूस हाई रेट से करो। दूसरी स्ट्रेटजी है कि सर्वाइवल बेटर हो, सर्वाइवल बेटर हो और उसके लिए बर्थ रेट की भी कम जरूरत पड़े। सर्वाइवल ही बेटर हो, के सिलेक्टेड है, लेकिन डेथ रेट ज्यादा है तो उसको काउंटर करने के लिए बर्थ रेट भी ज्यादा चाहिए, वो क्या है? आर सिलेक्टेड है। तो इन्हीं को एनसीईआरटी कहता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज है। अब कुछ एग्जांपल लेता है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये याद करने वाले, रट्टा लगाने वाले एग्जांपल्स हैं एज इट इज। जैसे सैमन फिश, बैम्बू। ग्रो कितने साल तक करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन लाइफ में रिप्रोड्यूस एक ही बार कर रहे हैं, ये बोल रहा है, लाइफ में रिप्रोड्यूस एक ही बार कर रहे हैं। वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। जैसे अधिकतर बर्ड्स में, मैमल्स में आपको ये देखने के लिए मिलता है लाइफ में कितनी बार रिप्रोडक्शन हो रहा है। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज। अब देखो ये आ गया उसका, ये आर सेलेक्टेड वाला पॉइंट आ गया। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब ही क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आर सेलेक्टेड। हाँ, एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा देर में लिखता है ये। इसका मीनिंग क्या हो गया? आर सेलेक्टेड हो गया। तो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग है, जैसे ऑस्टर्स में, पेलेजिक फिशेस में भारी मात्रा में फिशेस में ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो ये आर सेलेक्टेड की कैटेगरी में आते हैं। वाइल अदर्स प्रोड्यूस आर स्मॉल नंबर, संख्या कम हो गई, ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, बर्ड्स, मैमल्स। मैंने कहा था ना ये किस में आते हैं? ये आते हैं के सेलेक्टेड में। इधर लिखा, उधर लिख ही नहीं रहा है, उल्टा सीधा लिखा गया है। तो ये के सेलेक्टेड है। हाँ, इसमें रफ करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी जगह मेंशन कर देता हूं, ये जो ये पॉइंट कर रहा है बात, ये बर्ड्स, मैमल्स का जो एग्जांपल ले रहा है, ये एग्जांपल ले रहा है किसका? ये एग्जांपल है के सेलेक्टेड का। ये एग्जांपल लिया है इसने के सेलेक्टेड का।
अब ये मैंने ये पॉइंट जो एनसीईआरटी ने नाम तो नहीं दिए पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ये मैंने दोनों पॉइंट ले लिए, उसके बाद कहता है हाँ इस पर ध्यान नहीं देना है, ऊपर लिख दिया है। सो विच इज द डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, ये एनसीईआरटी की आदत है, जो सबसे बड़ा सवाल होगा उसका केवल सवाल करेगा, आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया। Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to constraints imposed by abiotic and biotic components। मतलब हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, दूसरे मैमल्स जैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने एनवायरमेंट में चैलेंजेस का सामना करते हैं, उसके हिसाब से उनका इवोल्यूशन है। मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर हमारा सर्वाइवल रेट ज्यादा है तो फिर हमें उतने बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। फिशेज में अगर सर्वाइवल रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, उनके ऊपर प्रेडेशन रेट ज्यादा है, तो इसलिए उनमें बर्थ रेट भी ज्यादा होने की जरूरत है। इसलिए उनकी जो वैल्यू है आर की, वो उसमें बर्थ रेट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, स्मॉल साइज लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं। तो कह रहा है उसी हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है, जो बायोटिक और एबायोटिक मैंने नाम लिया ना, एनवायरमेंट का टेम्परेचर वगैरह क्या, एबायोटिक, कोई एनिमल दूसरे को मार के खा रहा है, प्रेडेशन कर रहा है, वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ये सब हैबिटेट को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए कह रहा है आखिरी में, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इन डिफरेंट स्पीशीज इज करंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। तो हमने आंसर दिया कि दोनों प्रकार के इवोल्यूशन है, आर सेलेक्टेड वाले भी और के सेलेक्टेड वाले भी। इनमें से भी आपसे पूछ के छोड़ दिया कि कौन बेटर होगा। दुनिया में बेटर वो माना जाएगा जिसका सर्वाइवल बेटर है। बर्ड्स, मैमल्स एडवांस ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब जो के सेलेक्टेड है उसका ही सर्वाइवल बेटर है। ये मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे आ गया पॉइंट पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का, इसके डिटेल में भी जाऊंगा मैं। यहां पर थोड़ा सा एनसीईआरटी से पॉइंट लेता हूं। एनसीईआरटी क्या कहता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, एनसीईआरटी क्या मेंशन करता है। कैन यू थिंक ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय अ सिंगल स्पीशीज। ऐसा होने वाला ही नहीं है, किसी एरिया में केवल एक ही स्पीशीज के मेंबर रहते हो, कोई और नहीं हो, ऐसी कोई मोनोपोली नहीं है। मतलब मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर होंगे, और मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर होंगे तो फिर उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। फॉर एनी स्पीशीज मिनिमल रिक्वायरमेंट इज one more species on which it can feed. Even plant species which make its own food cannot survive alone. It needs soil microbes. प्लांट भी अकेले नहीं रह पाएंगे, उनको भी किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉइल माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी। सॉइल में मिनरल वापस कौन पहुंचाता है, डिकम्पोजिशन करके, यही माइक्रोब्स पहुंचाते हैं। तो अकेला प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एनसीईआरटी कहता है कि जो अपना भोजन खुद बना रहा है, पौधे, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। इट मीन्स वो कहना चाहता है इंटरेक्शन होंगे। क्या होंगे, इंटरेक्शन होंगे। और इन्हीं इंटरेक्शंस का डिटेल हम आगे पढ़ने जाएंगे। एनिमल्स में भी आपस में इंटरेक्शन होंगे। इसका मतलब नेचर में जो सर्वाइवल होगा वो कैसा होगा, कहता है इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स do not and cannot live in isolation. अकेले अकेले नहीं रह पाएंगे, but interact in various ways to form a biological community. ये कम्युनिटी का अर्थ मैंने पहले ही आपको बताया था, मल्टीपल स्पीशीज मिल जाएंगी तो क्या बनेगी, कम्युनिटी। तो नेचर में जो इनका सर्वाइवल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कम्युनिटी के रूप में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब कहता है इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट। इस पर बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मिनिमल कम्युनिटी मतलब आपके घर का छोटा सा बगीचा, उसमें कोई टाइगर लायन तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन क्या उसमें भी प्रेडेशन हो रहा है, यस। कोई इंसेक्ट है, उसको कोई लिजर्ड खा रही है, तो ये भी क्या हुआ, प्रेडेशन हुआ।
इसका मतलब फूड चेन तो वहां भी चल रही है ना। तो ये कहना चाहता है मिनिमल कम्युनिटीज, बहुत छोटे कोई कम्युनिटीज हैं उसमें भी आपको इंटरेक्शन मिलेंगे। कोई एक को मार के खा रहा है, गमले में भी पौधा लगाया है, वहां भी सॉइल में माइक्रोब है, वहां भी प्लांट का और माइक्रोब का इंटरेक्शन है, वहां भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए कहता है कि मिनिमल कम्युनिटीज में जहां शायद आप आंख से उस इंटरेक्शन को देख नहीं पाए, जंगल में तो टाइगर किसी डियर को, हिरन को मार के खा रहा है तो आपको दिख रहा है, हाँ जी यहाँ प्रेडेशन चल रहा है। लेकिन घर के छोटे बगीचे में प्रेडेशन हो सकता है इतना स्पष्ट ना दिखे, लेकिन चल वहां भी रहा है, वहां भी कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, वहां भी प्लांट माइक्रोब का इंटरेक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि एनसीईआरटी कहता है कि मिनिमल कम्युनिटीज, बहुत छोटे लेवल पर भी ये इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। कहता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम दिस इंटरेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। ये क्रिटिकल पार्ट। अब आपको क्या नोटिस करना है? आपको नोटिस करना है एनसीईआरटी ने हेडिंग तो दिया पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब एक पॉपुलेशन में तो एक ही स्पीशीज आती है, लेकिन ये एनसीईआरटी है, नालायक है, इसकी बात ठीक से समझनी है। यहां आकर लिख दिया इसमें कि हेडिंग तो बेशक से पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन एक नहीं है, पॉपुलेशन एक से ज्यादा है। तो जब एनसीईआरटी कहता है कि पॉपुलेशन एक से ज्यादा है, मतलब टू डिफरेंट स्पीशीज है, तो वही पॉइंट हमारा आगे चलेगा। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए? क्या नेचर में कोई एक स्पीशीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है? नो। आइसोलेशन में रहेगी? नो। क्या इवन प्लांट को भी दूसरों की जरूरत पड़ती है? यस। माइक्रोब्स की छोटे से छोटे कम्युनिटी में, घर के बगीचे में भी इंटरेक्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, इंटरेक्शंस होंगे। जब एनसीईआरटी कहेगा अपने हेडिंग में पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो क्या ये एक पॉपुलेशन है, मतलब एक स्पीशीज के मेंबर है? ना, मतलब अलग अलग पॉपुलेशन का इंटरेक्शन है जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व है, दो अलग अलग स्पीशीज इन्वॉल्व है। अब वो कैसे इंटरेक्शन है वो अपने डिस्कशन पर हम लोग आते हैं, किस प्रकार के इंटरेक्शन है। यहां पर ये मैंने हेडिंग ले लिया पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का। इसमें सबसे पहले आए पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में किसी को नुकसान नहीं होगा, माइनस साइन नहीं आएगा, अलग अलग कुछ बदलाव हो सकते हैं पर माइनस नहीं आएगा, वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में सबसे पहला जो इंटरेक्शन हमारे डिस्कशन में आया दैट इज सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। कैसे डिनोट करते हैं? प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। तुरंत मीनिंग लिखा प्लस प्लस का मीनिंग बनता है जो दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी दोनों को फायदा होगा, दोनों को बेनिफिट होगा। मीनिंग लिखा है बोथ स्पीशीज इन्वॉल्व आर बेनिफिटेड। जो दोनों स्पीशीज एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशन रखती है या म्यूचुअलिज्म का रिलेशन रखती है, एक ही मतलब है दोनों शब्दों का, क्वेश्चन में अदल बदल के उपयोग होते रहते हैं। दोनों को इस रिलेशन का क्या होगा? बेनिफिट होगा, दोनों को ही इस रिलेशन का बेनिफिट होगा। अब यहां कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जानने की। ये एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल एसोसिएशन रखने वाला इंटरेक्शन है। जो दोनों स्पीशीज आपस में म्यूचुअलिज्म का रिलेशन रखेंगी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखने को मिलेगा। एग्जांपल से आएगा समझ में कि मेरे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का क्या मतलब है। फिर आपको वास्ता पड़ेगा इस पॉइंट से, दिस रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेटरी। ये थोड़ा परेशान करेगा आपको क्वेश्चंस में कि रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है, इसका क्या मतलब हुआ? रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कभी भी अलग रह ही नहीं सकते, रह सकते हैं। ऑब्लिगेटरी कहने का मतलब है कि एक दूसरे की लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल है और रिलेशन एक बार बनेगा तो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। रिलेशन इज मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड क्रिटिकल रोल फॉर बोथ। एक दूसरे की लाइफ साइकिल में क्रिटिकल रोल है और लंबे समय तक ये रिलेशन मेंटेन रहता है। इस पॉइंट को साबित करके दिखाऊंगा। पहले बेसिक बात जाननी है, तीनों पॉइंट बोलूंगा म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस के। प्लस प्लस इंटरेक्शन, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल एसोसिएशन है और ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। ऑब्लिगेटरी का ये मतलब नहीं है कि कभी अकेले पाए नहीं जा सकते, पाए जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की लाइफ साइकिल में क्रिटिकल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है और रिलेशन बनेगा तो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। ये मतलब है ऑब्लिगेटरी का। एग्जाम्पल से ये बातें सच साबित होती हुई दिखाई देंगी आपको। ये आ गया एग्जाम्पल, राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट। छोटी क्लास से आपने इसके बारे में पढ़ा है कि राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूम प्लांट के अंदर नोड्यूल बनाता है। राइजोबियम क्या? बैक्टीरिया।
ये अपने मन से चल रहा है, कुछ भी लिखना चाह रहा है। अबे जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है भाई। देखो फिर ए का क्या बना दिया, बैक्टीरिया। रिया के नाम से तो आजकल बहुत तबाही मची हुई है। तो ये बैक्टीरिया, हाँ इसीलिए लिखा नहीं जा रहा है, ठीक। तो ये राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है या म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। मेरे एग्जाम्पल लिखने के मेथड पे ध्यान देना, कैसे लिखा। मेरा एरो जा रहा है इधर एरो जाने का मतलब है कि राइजोबियम ने लेग्यूम प्लांट को क्या फायदा पहुंचाया। क्या दोनों के लिए प्लस है? बिल्कुल, दोनों के लिए ये इंटरेक्शन प्लस इंटरेक्शन है। इसके लिए भी प्लस है, राइजोबियम के लिए भी और लेग्यूम प्लांट के लिए भी, दोनों के लिए ये एक प्लस प्लस इंटरेक्शन है, जिसमें राइजोबियम ने फायदा पहुंचाया लेग्यूम प्लांट को, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया उसकी रूट्स में, और प्लांट ने क्या किया, बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड किया। तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये सिम्बायोटिक प्लस प्लस रिलेशन है। अब इसमें अपने पिछले पॉइंट जरा साबित करके दिखाता हूं। क्या रूट के अंदर नोड्यूल बनाने के बाद राइजोबियम वहीं पर रहेगा या कभी भी रूट में से निकल के भाग के सोइल में चला जाएगा? वहीं रहेगा नोड्यूल के अंदर। इसका मतलब रिलेशन एक बार बनने के बाद लंबे समय तक मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि आज नोड्यूल बनाया फिर कहा नहीं अब तो नोड्यूल के अंदर मन नहीं लग रहा है, बैक्टीरिया भाग के बाहर आ गए, जब मन किया नोड्यूल में चले गए। ऐसा नहीं होता है, रिलेशन लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। लेकिन क्या नोड्यूल बनाने से पहले राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में अकेले थे? यस। इसका मतलब अकेले सर्वाइवल तो हो सकता है, हाँ वो उतना अच्छा नहीं है। जब ये प्लांट के साथ एसोसिएट कर जाएगा तब इसको बेहतर मात्रा में भोजन मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। सो लेग्यूम प्लांट क्या नोड्यूल बनने से पहले अकेला भी जिंदा था? यस। तो मैंने कहा ऑब्लिगेटरी का ये मतलब नहीं है कि अकेला जिंदा रह ही नहीं सकता, रह सकता है, लेकिन एसोसिएशन होने पर एक दूसरे की लाइफ साइकिल में क्रिटिकल रोल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी। क्लियर किया एक एग्जांपल से, बाकी पर भी आपको दिखेगा। तो ये दोनों को फायदा पहुंचाने वाला सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअलिज्म का रिलेशन, जिसमें लंबे समय तक रिलेशन मेंटेन होगा। अगला एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट। टर्माइट क्या है? ये तो बहुत परेशान कर रहा है। टर्माइट क्या है? दीमक है। तो आप देखते हैं जो टर्माइट होती है, दीमक होती है, वो लकड़ी का फर्नीचर, कागज वगैरह सबको खा जाती है, डाइजेस्ट कर देती है। तो क्या लगता है, टर्माइट जब ये लकड़ी का फर्नीचर और पेपर वगैरह को डाइजेस्ट कर रही है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम चाहिए, सेल्यूलोज डाइजेशन। लेकिन टर्माइट के अपने पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं होता है। उसकी बॉडी के अंदर, उसकी गट में, एलिमेंट्री कैनाल में एक प्रोटोजोन रहता है जिसका नाम ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा नाम का प्रोटोजोन है। यही दीमक को सेल्यूलेज, सही पढ़ना है, सेल्यूलोज अलग शब्द है और सेल्यूलेज अलग है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एंजाइम प्रोवाइड किया। और टर्माइट ने इसको क्या प्रोवाइड किया? फूड एंड शेल्टर। मतलब हो क्या रहा है, दीमक जो लकड़ी का फर्नीचर, कागज का सेल्यूलोज डाइजेस्ट करती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन दे रहा है? ट्राइकोनिम्फा, जो उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है। लेकिन भोजन ढूंढ कौन रहा है? टर्माइट। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन गया। भोजन ढूंढने की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी टर्माइट की, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम देने की जिम्मेदारी ट्राइकोनिम्फा की, एंड दे बोथ एंजॉय द लाइफ।
एक ने भोजन ढूंढा, दूसरे ने डाइजेस्ट कराया, दोनों ने बांट के खाया। दैट इज व्हाट हैपनिंग। तो इसने एंजाइम दिया, इसने इसको फूड दिया और शेल्टर दिया अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए प्लस प्लस रिलेशन है, दोनों को उसमें फायदा हो रहा है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मिल गया, इसको भोजन मिल गया, वरना खुद भोजन ढूंढना पड़ता। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल है। और एग्जांपल देखते, कई सारे एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी वाले भी एग्जांपल है, कुछ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी है। ये एनसीईआरटी के लेवल का एग्जांपल, लाइकेंस आपकी 11th की नॉलेज बताती है। दो कंपोनेंट के बने होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, फाइकोबायोन्ट। फंजाई वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, माइकोबायोन्ट। अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी किसके पास है, एल्गी के पास। ये अपने मन से कुछ भी लिख रहा है, मुझे कुछ लिखने नहीं दे रहा है। कुछ भी लिखना संभव नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस, हाँ इस बार तो लिख दिया। फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी किसके पास है, एल्गी के पास। भोजन बनाया किसने, एल्गी ने, और इस भोजन का आनंद साथ में किसने लिया, फंजाई ने। बदले में एल्गी को क्या दिया, फंजाई ने वाटर मिनरल दिए। ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। जो फंजाई के हाइफा होते हैं वो मिट्टी में रूट हेयर की तरह फैल जाते हैं और वहां से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके लाते हैं और किसके साथ बांटते हैं, एल्गी के साथ। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जहां पर एल्गी भोजन बना रहा है, फंजाई को भी दे रहा है, फंजाई मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके ला रहा है और किसको प्रोवाइड कर रहा है, एल्गी को। साथ में एनसीईआरटी ये पॉइंट कहता है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जो एब्जॉर्ब करके नीचे से, क्योंकि नीचे तो कौन सटा हुआ है। अगर 11th क्लास का पॉइंट याद करेंगे आप तो लाइकेन वाले केस में नीचे मिट्टी के सरफेस पर कौन अटैच्ड है, वहां पर अटैच्ड है फंजाई, और उसके ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, एल्गी। लेकिन ये रिलेशन कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। और एग्जांपल, माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन किस किस के बीच में होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन होता है ट्रीज एंड फंजाई के बीच में। ट्रीज और फंजाई के बीच में इस रिलेशन में ट्रीज ने फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया, किसको प्रोवाइड किया, फंजाई को। बदले में फंजाई ने क्या किया, वही रोल जो यहां भी फंजाई कर रहा था, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब किए, ट्री को प्रोवाइड किए। अब यहां जैसे ही कहा मिनरल, तो मिनरल में आपसे पूछ सकता है सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बताओ जो इस संदर्भ में महत्व रखता है, और वो है फॉस्फोरस। सिंबल फॉस्फोरस का छोटा स्पेस उतना लिखा है, फॉस्फोरस। पी मतलब क्या, फॉस्फोरस प्रोवाइड करना। क्या दूसरे मिनरल भी प्रोवाइड कर रहा है, पक्का। तो या तो क्वेश्चन बनेगा सामान्य, आप कह देंगे जी मिनरल एंड वाटर, लेकिन अगर ऐसे पूछने लगे कौन से मिनरल का महत्व सबसे ज्यादा है, फॉस्फोरस का। उसका कारण है, आगे पढ़ोगे, जिसकी कमी हो वही प्रोवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अक्सर ट्रीज को, क्योंकि सॉइल में फॉस्फोरस की कमी बनी रहती है, फॉस्फोरस की कमी रहती है, इसलिए जो फॉस्फोरस उपलब्ध कराए वो सबसे क्रिटिकल रोल माना जाएगा। बाकी मिनरल भी आ रहे हैं लेकिन फॉस्फोरस का महत्व सबसे ज्यादा। अब ये फंजाई कहां जुड़े हैं, ये फंजाई जुड़े हैं ट्रीज की रूट्स के साथ, एसोसिएशन विद रूट्स। इन ट्रीज की रूट में जुड़ गए। इनके जो हाइफा हैं, हाइफा ये एरो ऊपर लगाया, इसका मतलब इंक्रीज, हाइफा इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
ये जो हाइफा होते हैं, मैंने कहा ना रूट हेयर की तरह मिट्टी के अंदर फैल जाते हैं और सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, जिससे गुड अमाउंट में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और प्लांट को ये मिनरल्स मिलते हैं। दोनों को फायदा हो गया, सब प्लस प्लस चल रहा है, इसके लिए भी प्लस, इसके लिए भी प्लस, बोथ एंजॉयिंग द लाइफ। तो ये ट्रीज को भी फायदा हो गया, वाटर मिनरल मिल गए, फंजाई को भोजन मिल गया, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये माइक्रोइजल एसोसिएशन का केस आ गया। फिर एनसीईआरटी का पॉइंट जोड़ता हूं उसमें। एनसीईआरटी कहता है कि पेड़ तो छोड़ो, पाइनस जैसे प्लांट के केस में तो सीड जर्मिनेशन भी माइक्रोइजल एसोसिएशन के बिना नहीं होता है। सीड जर्मिनेशन के लेवल से ही ये माइक्रोइजल एसोसिएशन, ये फंजाई का एसोसिएशन नेसेसरी हो जाता है, वरना ये सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट कहता है एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो ये सब एग्जांपल चल रहे हैं किसके? म्यूचुअलिज्म के, सिम्बायोसिस के, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। और एग्जांपल आएंगे, ये आ गया एग्जांपल, फिग ट्री एंड वास्प, फिर से एनसीईआरटी का एग्जांपल। फिग ट्री और वास्प के केस में क्या बताता है एनसीईआरटी? जो फिग ट्री है उसमें पोलिनेशन करने के लिए ये वास्प नाम के जो इंसेक्ट हैं, ये उसकी इन्फ्लोरेसेंस में एंटर करते हैं। ये अपना मन चला रहा है पूरा, कुछ भी किधर लिखता हूं किधर चलाता है। जो वास्प नाम के इंसेक्ट है, ये उसकी इन्फ्लोरेसेंस में एंटर करते हैं। दीज वास्प एंटर इनटू हाइपेंथोडियम, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है 11th क्लास की। उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कहलाती है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और ऊपर एक बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है, उसमें सामान्य रूप से दूसरे इंसेक्ट एंटर नहीं करते हैं छोटी सी ओपनिंग में, लेकिन इनको लालच दिया है प्लांट ने कि आओ एंटर करो। इससे क्या होगा? प्लांट को पोलिनेशन, उस इन्फ्लोरेसेंस में एंटर करते हैं फिग ट्री की। किस पर्पज से? क्या लालच दिया है? अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया है कि यहां उस अंदर स्थान दिया है इंसेक्ट को। तो अंडे देने की बात आई तो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो क्या करता है? वास्प तो लिखेगा ऑप्शन में, लेकिन वास्प के साथ एक ऑप्शन में लिख देगा मेल, एक में फीमेल, मेल वास्प, फीमेल वास्प। तो इंटरेक्शन में ध्यान रखेंगे, यहां इंटरेक्शन में फीमेल सिंबल बना दिया फीमेल का। तो इंटरेक्शन कौन सी वास्प के साथ? फीमेल के साथ। पोलिनेशन किसने किया? फीमेल वास्प ने। अंदर इन्फ्लोरेसेंस में फूलों का जो गुच्छा है उसमें एग लेइंग करने कौन गई? फीमेल वास्प। इससे प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ? पोलिनेशन, इसको बेनिफिट हो गया। इससे वास्प को भी कुछ बेनिफिट होगा पक्का, लालच ऐसे झूठा नहीं दिया है, इसको भी बेनिफिट है वास्प को। ये टेक्निकल टर्म याद रखना, ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन का मीनिंग लिखा स्पेस फॉर एग लेइंग। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फूलों का जो पूरा गुच्छा है, जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, उसके अंदर अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान दिया, साथ में इन अंडों से जो लार्वा बनेंगे उनको भोजन दिया। ये लार्वा सीड खा जाते हैं। जैसे ही मैं कहूंगा सीड खा जाते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि लार्वा सीड खाते हैं, तो बच्चा सवाल करता है सर अगर लार्वा ने सीड खा लिए तो पोलिनेशन का फायदा ही नहीं है, क्योंकि सीड तो गायब हो गए। मैंने फिर इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, सम सीड्स कंज्यूम्ड बाय लार्वा एज फूड। अपने मन से भगवान परेशान कर दिया मुझे, उल्लू बना रखा है। फूड, हाँ, तो इसका मतलब सम सीड, सारे सीड नहीं खाया जाएगा। सारे सीड खा लिए तो पोलिनेशन का फायदा नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एकदम टिप्स पे रखना है। फिग ट्री में इन्फ्लोरेसेंस कैसा? एक्स्ट्रा नॉलेज जोड़ दी 11th क्लास की, हाइपेंथोडियम। इसमें कौन एंटर करेगा? फीमेल वास्प। प्लांट को बेनिफिट पोलिनेशन, इंसेक्ट को बेनिफिट
ओवी पोजीशन, मीनिंग बताया, स्पेस फॉर एग लेइंग एंड लार्वा डेवलपमेंट के लिए फूड। वो क्या खाएंगे? सीड। सारे सीड खा जाएंगे? नो, सम सीड। पूरी स्टोरी आ गई। कुछ भी पूछे आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। फिर बिल्कुल इसी तरह का केस है यूका प्लांट का और प्रोन्यूबा मोथ का। जो मोथ होते हैं ये भी एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं। अब यहां पर भी क्योंकि एग लेइंग का केस है, ओवी पोजीशन, अब दोबारा पूरा नहीं लिखा, खाली ओवी पोजीशन लिख दिया, समझ जाओगे। ओवी पोजीशन मतलब स्पेस फॉर एग लेइंग और लार्वा के डेवलपमेंट के लिए फूड। प्लांट को क्या बेनिफिट है? पॉलिनेशन। इसका मतलब एग लेइंग का केस है तो किसने किया होगा? फीमेल ने, फीमेल इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को क्या बेनिफिट है? प्रोन्यूबा मोथ को क्या इंसेक्ट बेनिफिट है? ओवी पोजीशन एंड लार्वा डेवलपमेंट। बिल्कुल पिछले जैसा केस है। तो फिग ट्री के साथ वास्प, यूका प्लांट, डायरेक्ट नाम से पूछे जाते हैं एग्जांपल के साथ किसका इंटरेक्शन? प्रोन्यूबा मोथ का। फिर ये एक और एग्जाम्पल आ गया, गोल्डन एग्जाम्पल है ये, थोड़ा और टेढ़ा एग्जाम्पल है, धीरे चलना है, ध्यान से पहचानना है। ऑफ्रस एक ऑर्किड का नाम है। इसमें पॉलिनेशन करते हैं बम्बल बी। बम्बल बी का नाम साइंटिफिक कॉल्पस एओरिया, नाम कॉल्पस एओरिया। अब यहां पर क्या केस है? पहले सबसे ध्यान देना इधर। ये जो ऑर्किड है इट शोज मिमिक्री। क्या शो करता है? मिमिक्री। कैसे मिमिक्री? नकल करता है। कैसे नकल की? इसके फ्लावर की एक पेटल, वन फ्लावर पेटल रिजेंबल्स फीमेल बम्बल बी। इसके फ्लावर की एक पेटल रिजेंबल करती है किससे? बम्बल बी फीमेल से। बम्बल बी फीमेल से किस लिए? ताकि बम्बल बी मेल को, मेल का साइन है, मेल को अट्रैक्ट कर सके। हाँ जी, बुद्धू बनाने का गेम है, लालच दिया जा रहा है। मैंने पहले भी शब्द उपयोग किया ना, लालच। और पिछले केस में तो लालच के बदले ओवी पोजीशन मिल भी गया, लार्वा को भोजन मिल गया। यहां तो खेल ही अलग है, लालच दिया, धोखा दिया, ऐसे दिखाया जैसे इसकी जो पेटल है वो उस बम्बल बी फीमेल के जैसी है। तो इससे क्या हुआ? बम्बल बी मेल्स कंफ्यूज्ड। बम्बल बी जो मेल है वो कंफ्यूज हो गए। इस कंफ्यूजन में उन्होंने शो किया कपुलेशन का बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो किया। पर क्योंकि ये तो एक्चुअल फीमेल है नहीं, ये तो पेटल है, तो हमने उसको नाम दिया क्या? स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन बाय मेल बम्बल बी। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब फॉल्स कॉपुलेशन है। लेकिन जब ये मेल अलग अलग फ्लावर पर जाकर ये कॉपुलेशन या स्यूडो कॉपुलेशन शो करेंगे तो इससे क्या होगा? प्लांट को बेनिफिट होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, पोलिनेशन हो जाएगा। अब बदले में इंसेक्ट को, बम्बल बी को क्या मिला? एनसीईआरटी कहता है सेक्सुअल डिसीट। डिसीट का मतलब एनसीईआरटी, हिंदी वाली एनसीईआरटी में क्या लिखता है? कपट। हाँ जी, शुद्ध हिंदी का उपयोग करता है। डिसीट मतलब कपट, मतलब ये एक प्रकार की सेक्सुअल कपट है, लैंगिक धोखा है, जिसमें इंसेक्ट को धोखे से लालच दिया गया, बेल इंसेक्ट को, कि ये जो पेटल है वो फीमेल के जैसी है, वो आएगा कॉपुलेशन करेगा, उसको हम स्यूडो कॉपुलेशन कहेंगे। इसके बदले में उसको वास्तव में कुछ नहीं मिला। अब क्या क्या सवाल कैसे आए? एग्जाम में इस इंटरेक्शन का सवाल आया, कहानी सुना दी उसने, एक ऑप्शन दिया उसमें मिमिक्री, एक ऑप्शन दिया स्यूडो कॉपुलेशन। तो बच्चे का डाउट, सर आपने दोनों बताए थे, मिमिक्री स्यूडो कॉपुलेशन, अब क्या करें? अब भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
क्वेश्चन बताएगा। अगर इस रिलेशन में प्लांट का बिहेवियर पूछेगा तो आंसर मिमिक्री है, बम्बल बी का पूछेगा तो स्यूडो कॉपुलेशन है। ऑप्शन आने से घबराना थोड़ा ही है कि दोनों ही आ गए। अरे दोनों आ गए तो एग्जामिनर का तो काम है ना क्लोज ऑप्शन रखेगा, एक ही देगा तो फिर आपके करने का क्या बचा। दोनों दिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देखो पूछना क्या चाहता है। अगर प्लांट का बिहेवियर पूछा तो मैंने कहा मिमिक्री, इंसेक्ट का पूछा तो बम्बल बी का पूछा तो स्यूडो कॉपुलेशन। प्लांट को फायदा हुआ और उसको क्या मिला, धोखा बम्बल बी को। अब यहां पर आपका सवाल आता है, बच्चा सवाल पूछता है। हाँ जी, हमेशा एग्जामिनर ही नहीं पूछता है, बच्चा भी सवाल पूछता है, सर इसमें इंसेक्ट को तो वास्तव में फायदा तो हुआ नहीं, तो एनसीईआरटी ने इसको म्यूचुअलिज्म में क्यों पढ़ाया। मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं, बहुत ध्यान से सुनने का सवाल है। क्या बम्बल बी के मेल लगातार बार बार और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये स्यूडो कॉपुलेशन की गलती कर रहे हैं, व्यवहार दर्शा रहे हैं? यस। इसका मतलब कोई किसी बिहेवियर को तभी तो रिपीट करेगा जब उसके अनुसार फायदा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्यूडो है, वो तो उसको नॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मान रहा है, तो उसके हिसाब से तो फायदा है ना। डिसीजन हमारी ऑब्जर्वेशन से थोड़ी जाएगा, नेचुरल इंटरेक्शन क्या है उससे डिसाइड होगा। इसका मतलब बम्बल बी ने तो यही माना ना, उसके मेल ने तो यही माना कि फायदा है, वरना तो वो बिहेवियर को रिपीट क्यों करता। तो बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो इंसेक्ट की कंसिडरेशन के हिसाब से ये बेनिफिट है। एक्चुअल बेनिफिट है नहीं, हम जानते हैं, लेकिन इंसेक्ट क्योंकि बिहेवियर को रिपीट कर रहा है तो वो ये मान रहा है कि इसमें उसको भी बेनिफिट है उसके इस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको कहां पर पढ़ाया है, इसको पढ़ाया उसने म्यूचुअलिज्म में। तो मैं क्लियर बोलूंगा, क्या इस इंटरेक्शन में बम्बल बी को एक्चुअल बेनिफिट है ना, पर ये हम जानते हैं। क्या बम्बल बी के अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट लग रहा है? यस। इसलिए कहां पढ़ाया एनसीईआरटी ने इसको, म्यूचुअलिज्म में, लेकिन साथ में लिख दिया कि ये धोखे का केस है। तो ये पूरा केस आ गया यहां पर, सारे एग्जाम्पल बता दिए म्यूचुअलिज्म से रिलेटेड, खूब सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड और उसके बाहर भी एग्जाम्पल सब ले लिए यहां पर। फिर इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है कोइवोल्यूशन का, को एक्सटिंक्शन का, एक एक करके समझेंगे। कोइवोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, स्पीशीज शोइंग, यहां पर केवल कोइवोल्यूशन तो बड़ा शब्द है, उसकी बात हो रही है जो सिम्बायोटिक वाली है। शोइंग सिम्बायोटिक रिलेशन शो कोइवोल्यूशन, दैट इज दे हैव इवॉल्व्ड टुगेदर टू मेंटेन दिस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। कोइवोल्यूशन का मीनिंग पहचानना, को मतलब एक साथ, इवॉल्व होना। यह कॉन्सेप्ट कहता है जो स्पीशीज जो स्पीशीज सिम्बायोटिक रिलेशन रखती है उनके बीच में पिछले हजारों साल में जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक दूसरे के साथ मिलकर हुआ है। मतलब वो इस प्रकार से इवॉल्व हुई है कि रिलेशन मेंटेन रहे, रिलेशन मेंटेन रहे। मैं एक एक पॉइंट लेता हूं, एग्जाम्पल जो समझाए। राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट, क्या पिछले सैकड़ों साल में लेग्यूम प्लांट में कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा? पक्का, क्योंकि इवोल्यूशन तो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। क्या राइजोबियम में भी कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा? पक्का। लेकिन क्या ये रिलेशन आज भी मेंटेन्ड है राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट का? यस। इसका मतलब इनमें कई बदलाव आए, पर फिर भी बदलाव उस दिशा में हुए जिससे ये रिलेशन मेंटेन रहे। मींस दे आर इवॉल्विंग टुगेदर इन सच अ मैनर दैट दे मेंटेन रिलेशनशिप। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिग ट्री और वास्प की बात की थी मैंने। क्या पिछले सैकड़ों साल में फिग ट्री में, उसकी इन्फ्लोरेसेंस में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में कुछ बदलाव आए होंगे? यस। लेकिन फिर भी आज भी वो वास्प को अट्रैक्ट कर रहा है, वहां अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान दे रहा है। फिग ट्री में ऐसे बदलाव स्वीकार्य नहीं है जो इस रिलेशन को तोड़े। उल्टा बोलता हूं, क्या वास्प में इवोल्यूशन हुआ होगा? यस। लेकिन क्या इसके बावजूद भी आज भी वास्प फिग ट्री की इन्फ्लोरेसेंस में अंडे दे रही हैं? यस। रिलेशन मेंटेन्ड है।
जब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन करेंगे, अगर आप पूरी बात समझ जाएंगे, तब आप मुझसे क्या पूछेंगे? तब आप कहेंगे सर इवोल्यूशन तो म्यूटेशन से होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो गई और वो तो रैंडम होती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये मेंटेन ही रहेगा? वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका आपने ये कैसे मतलब निकाल लिया कि इसी डायरेक्शन में होगा? इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है? यदि कोई फिग ट्री ऐसा इवोल्यूशन करे जो वास्प को रोके, तो क्या ये डेवलपमेंट हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन वो फिग ट्री की अगली जनरेशन ही नहीं डेवलप होगी, क्योंकि पॉलिनेशन होगा ही नहीं, तो जनरेशन डेवलप नहीं होगी तो कैसे सर्वाइव करेगा? इसका मतलब आपको फर्दर जनरेशंस में केवल वही फिग ट्री मिलेंगे जिन्होंने रिलेशन को मेंटेन किया, जिन्होंने उसको तोड़ने का इवोल्यूशन किया, वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई वास्प फिग ट्री के इन्फ्लोरेसेंस में अंडे देने के बजाय ऐसा इवोल्यूशन करे कि कहीं भी अंडे दे दे, तो क्या होगा? अंडे नष्ट हो जाएंगे, लार्वा बन भी गए तो भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? उनकी अगली जनरेशन ही नहीं बनेगी। तो क्या ऐसा फिग ट्री बन सकता है जो रिलेशन को तोड़े? यस, लेकिन क्या उसकी अगली जनरेशन तैयार होंगी? नो। क्या ऐसी वास्प बन सकती है इवोल्यूशन में जो अंडे कहीं भी दे दे? यस, लेकिन उसकी अगली जनरेशन के सर्वाइव होने के चांस कम है। तो अल्टीमेटली बचेगा कौन? जो रिलेशन को मेंटेन रखे। तभी तो आप कहेंगे कि इवोल्यूशन में वही सफल हो रहा है जो रिलेशन को मेंटेन कर रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशंस में वही सफल होता है, उसी दिशा में इवोल्यूशन सफल होता है जो रिलेशन को मेंटेन करता है। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान से उसको चाहे आप 2 बार सुने, लेकिन पूरा समझें। अब देखो इस पॉइंट पर आ गया मैं। अब यही कहने के बाद यही लिखा है वो, स्पीशीज शोइंग सिम्बायोटिक रिलेशन शो को इवोल्यूशन, दैट इज दे हैव इवॉल्व्ड टुगेदर टू मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो बोला बहुत सारा है, मीनिंग यही है, बोला जो है वो बहुत क्रिटिकल है। अब को इवोल्यूशन का पॉइंट आ गया। दूसरा टर्म है इससे रिलेटेड, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक के साथ दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भैया। म्यूचुअलिज्म में, सिम्बायोटिक रिलेशन में कई केस में तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता इतनी भारी है कि अगर एक गायब हो गया तो दूसरे का बचना लगभग असंभव है। एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ तो दूसरा भी नहीं बचेगा, इसलिए एक स्पीशीज के एक्सटिंक्शन होने पर दूसरा गायब हो सकता है। इसी को क्या कहेंगे? को एक्सटिंक्शन। और इसकी संभावना सिम्बायोटिक रिलेशन में तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इन सिम्बायोटिक रिलेशन एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज में रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज। दूसरे स्पीशीज का क्या हो सकता है? एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यही क्या कहलाएगा? को एक्सटिंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देख लो। अगर फिग ट्री गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया किसी कारण से, तो वास्प का बचना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अंडे देने के लिए उचित स्थान नहीं मिलेगा, लार्वा को भोजन नहीं मिलेगा। दोनों एक दूसरे की रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाने में क्रिटिकल रोल रख रहे हैं। तब कहा था ना, ऑब्लिगेटरी रिप्रोडक्शन साइकिल पूरी नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म कहां बचेगा? खुद तो जिंदा रह जाएंगे, अगली साइकिल कहां से चलेगी? तो एक दूसरे की रिप्रोडक्टिव साइकिल में मैंडेटरी रोल है। फिग ट्री गया तो वास्प नहीं बचेगी, और वास्प का एक्सटिंक्शन हुआ तो इसमें भी कोई पॉलिनेशन दूसरा इंसेक्ट नहीं करता है, ये भी नहीं बचेगा। इसका मतलब एक के साथ क्या हो सकता है? दूसरे का एक्सटिंक्शन हो सकता है। यही क्या है? को एक्सटिंक्शन। जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था, बाकी पर तो लगेगा, इस पर थोड़ा संभल के चलना है। अगर बम्बल बी का एक्सटिंक्शन हो गया तो ऑर्किड का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑर्किड में यही बम्बल बी पॉलिनेशन करती है। सो बम्बल बी एक्सटिंक्शन विल रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ ऑफरस ऑर्किड, क्योंकि जिसको एक्चुअल बेनिफिट था, नुकसान भी तो होगा। लेकिन अगर किसी कारण से ऑफरस ऑर्किड का एक्सटिंक्शन हो गया तो क्या बम्बल भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी? ना, बम्बल भी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। क्या गायब हो जाएगा? केवल स्यूडो कॉपुलेशन। और ये स्यूडो गायब होने से उसकी स्पीशीज थोड़ी खत्म हो जाएगी, नॉर्मल रिप्रोडक्शन तो चल ही रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर को एक्सटिंक्शन का पॉइंट एप्लीकेबल तो है, पर वन साइड, बोथ साइड नहीं। एक के साथ, बम्बल बी के साथ प्लांट गायब हो सकता है, यस, दैट इज को एक्सटिंक्शन। लेकिन क्या प्लांट के साथ बम्बल बी जाएगी? नो। सो
co-extinction term is applicable but only from one side, only from one side। ये पूरा केस आ गया, सारा सिम्बायोसिस का और उससे रिलेटेड को-एक्सटिंक्शन वगैरह का पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ मैंने कहा था कि आप जो एनसीईआरटी का पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला केस है उसको पढ़ेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो एनसीईआरटी का केस है ये, अब एनसीईआरटी में जो हमारा ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो डिस्कशन चल रहा है, ये आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन के हेडिंग में मिलेगा। यहां पर जो आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 232 है, ये डिस्कशन आपको यहां पर मिलेगा। पेज नंबर बता दिया है, यहां से आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है इस पेज नंबर से। ये सिम्बायोटिक रिलेशन आ गया। जो रिलेशन एनसीईआरटी ने दिए उससे मेरी सीक्वेंस थोड़ी अलग होगी, आएंगे सभी डिस्कशन के अंदर, सब आएंगे।